अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है स्कोप एंड मॉड्यूल का M3 का, वो हम आज स्टार्ट करते हैं और आज उसे खत्म कर देंगे। उसमें कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं है, सिर्फ बेसिक चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको सिर्फ हमें डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना स्कोप एंड मॉड्यूल का आज का चैप्टर। उसके लिए हम अपनी आइडियली की विंडो ओपन कर लेते हैं। देखिए जो टर्म है हमारा स्कोप एंड मॉड्यूल, दोनों चीजों के बारे में आप अच्छे से परिचित हैं, दोनों चीजों को आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। स्कोप आपको पता ही है, एक ऐसा शब्द है जो आपके प्रोग्राम में लिखे हुए डिफरेंट कोड्स को आपको उसकी एक्सेसिबिलिटी देने में, एक्सेसिबिलिटी को परमिट करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि आपके प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स आप यूज करते हैं, उन वेरिएबल्स को जब आप यूज करते हैं तो वो अपने एक लाइफ टाइम, अपने एक लाइफ स्पैन के साथ आते हैं। किसी भी वेरिएबल का लाइफ स्पैन तभी शुरू हो जाता है जब उसे इनिशियलाइज किया जाता है। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, सब आते हैं, जन्म लेते हैं और एक टाइम के बाद सबका अपना अपना लाइफ टाइम खत्म होता है। बिल्कुल ऐसे ही वेरिएबल्स भी तब क्रिएट जब किए जाते हैं, जब उन्हें आप इनिशियलाइज करते हैं तो समझ लीजिए कि उनको बर्थ मिल गई, उनका लाइफ स्पैन शुरू हो गया। और जैसे ही उस सेक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होता है, जिस सेक्शन में वो लिखे गए हैं, वैसे ही उस वेरिएबल का लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वैनिश हो जाता है, मेमोरी से भी रिलीज कर दिया जाता है, मेमोरी भी रिफ्रेश हो जाती है। और ऐसे जितने भी वेरिएबल्स आप अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, वो दो स्कोप्स के साथ आते हैं, सबको मालूम है। वो दो स्कोप में कौन कौन से स्कोप है? पहला है हमारा लोकल स्कोप और दूसरा है हमारा ग्लोबल स्कोप। ये दो स्कोप्स के बारे में सब आप लोग अच्छे से जानते हैं। लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप जो वेरिएबल्स होते हैं, इसको हम यहाँ पर एक नई फाइल खोल ले रहे हैं। लोकल स्कोप का मतलब है कि एक ऐसा वेरिएबल जिसका लाइफ टाइम जो है, लाइफ स्पैन स्टार्ट्स विद द इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन से ये स्टार्ट होता है एंड एंड्स एज execution of the section ends। कब एंड हो जाता है? जैसे ही सेक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होता है। ऐसे सभी वेरिएबल लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं, या ऐसे वेरिएबल्स का स्कोप लोकल स्कोप कहलाता है। जैसे सबसे कॉमन आपने पढ़ा है, किसी भी फंक्शन में लिखा गया वेरिएबल। किसी भी फंक्शन के अंदर जब आप कोई वेरिएबल लिखते हैं, जैसे आपने लिख दिया डेफ, आपने फंक्शन का नाम दिया, यहाँ पर मान लीजिए आपने कुछ भी ले लिया, और इस फंक्शन के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिक्लेयर का मतलब ये इनिशियलाइज किया, और आपने कह दिया a इज इक्वल टू a प्लस एक्स किया, सपोज जो भी है, और आपने लिखा रिटर्न a, और फंक्शन के बाहर मान लीजिए आपने लिख दिया n इज इक्वल टू 50, और आपने यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल किया। अब इसमें दो तरीके के वेरिएबल डिक्लेयर किए गए, एक है लोकल और एक है ग्लोबल। जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। यहाँ पर बताइए शुभांकर, लोकल वेरिएबल कौन सा है? इस प्रोग्राम को देखते हुए बताइए लोकल वेरिएबल कौन सा है? a is equal to 10 और n is equal to 50 ग्लोबल है और a is equal to 10 लोकल है। हमारा सवाल है लोकल वेरिएबल कौन सा है, बस उतना बताइए। a is equal to 10, a इक्वल्स टू 10 लोकल है। दीपिका आप बताइए ग्लोबल कौन सा है? a is equal to 10। a इज इक्वल टू 10 ग्लोबल भी है। अच्छा आप बताइए कौन सा लोकल है, कौन सा ग्लोबल है? a is equal to 10। लोकल है। यस मैम। और ग्लोबल? महेंद्र? यस सर। हाँ बताइए कौन? जो ए दिया हुआ है ग्लोबल है और जो नीचे एन दिया गया है लोकल वेरिएबल। ए ग्लोबल है, ए लोकल है, एन ग्लोबल है। अच्छा नम्रता आप बताइए।
मैम मेरा भी यही आंसर है। किसका वाला कॉपी पेस्ट करें? मैम a इक्वल्स टू 10 ये लोकल है एंड n इक्वल्स टू 50 ये ग्लोबल है। मैम ये नेम के पहले आता है ना लोकल? नेम के पहले मतलब? वोट के पहले बोल रहे हैं, अभी बता दो। जरूरी नहीं है। अच्छा गुरुजी, फिर क्या जरूरी है? मैम जी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, हम ये कह रहे हैं। अच्छा, आरती आप बताएं। शिवम बताइए। मैम ए लोकल है और एम ग्लोबल। अच्छा, पल्लवी। मैम सेम सेम। विशाल। लोकल है और एन ग्लोबल। ए लोकल एन ग्लोबल, पल्लवी ने बताया। अच्छा विशाल बताइए। ए लोकल होगा मैम, एन ग्लोबल। प्रियांशु। मैम a लोकल और n ग्लोबल। राज। ये जो है वो लोकल वेरिएबल है और एन मैम ग्लोबल वेरिएबल है। लेकिन मैम श्वेता। एक चीज मैम, हाँ 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 हाँ, कंफ्यूजन है मैम। जो ग्लोबल लिखते थे वो हम डेफ के वो पहले लिखते थे। वही सही क्या? कहा। अच्छा सही कहा, सपोर्टर भी तैयार है यहाँ पे। हाँ भाई श्वेता आप बताइए। मैम सेम आंसर ही है, ए लोकल है और हम्म। एन ग्लोबल है। अब आपसे सवाल ये है कि ए लोकल क्यों है? अगर हाँ, मैम वो स्टार्टिंग में ही है ना। नम्रता आप बताइए। अच्छा दीपिका, इससे प्रियंका से नहीं पूछा। हाँ प्रियंका आप बताइए। मैम मेरे ख्याल से दोनों लोकल हैं। ए भी लोकल है और एन भी लोकल है। हाँ। और बेचारे एक्स ने किसकी भैंस खोली है भाई? बेचारे एक्स को कोई कुछ नहीं कह रहा। हाँ, आपने पूछा ही नहीं उसके बारे में। अरे एक्स भी तो एक वेरिएबल लिखा। हमने तो पूछा था कौन सा लोकल है कौन सा ग्लोबल है। नम्रता आपने ए को लोकल और एन को ग्लोबल क्यों कहा? मैम मुझे लोकल स्कोप मतलब इस वजह से लग रहा था क्योंकि ये वेरिएबल के लिए होता है और जो प्रेजेंट टाइम में फंक्शन होते हैं उसी को खोजता है। इसी वजह से मेरे को लग रहा था। देखिए काफी लोगों ने आंसर सही दिया है। प्रियंका तुमसे तो ये उम्मीद हमें नहीं थी भाई, तुमने क्यों गलत आंसर दे दिया हमको? अरे मैम ये पढ़ती होती नहीं। हाँ तुमको बहुत पता है। ये सर्व ज्ञाता है, ये ज्ञानी है। अभी क्या ही ऑनलाइन लड़ाई करोगे? हाँ अभी प्लीज लड़ाई मत करना, मेरी क्लास चलने दो। और लड़ाई के लिए एक और मीटिंग रख लेंगे तब करिएगा। हाँ चलिए, तो देखिए काफी लोगों ने ये बताया कि एक तो जो लोग बोल रहे हैं a इज इक्वल टू 10 लोकल है, n इज इक्वल टू 50 ग्लोबल है, ये तो बिल्कुल ही नहीं बोलना है। आपसे वेरिएबल का नाम पूछा गया तो सिर्फ आप वेरिएबल नेम बताइए कि a ग्लोबल है, n ग्लोबल है, x लोकल है, ऐसे बता सकते हो। इस प्रोग्राम को यदि आप ध्यान दें तो लोकल है यहाँ पर a और x और ग्लोबल है केवल n। ग्लोबल वेरिएबल के लिए ये धारणा बिल्कुल मत बना करके रखिए कि जो वेरिएबल प्रोग्राम में सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है वही ग्लोबल होता है। मेन प्रोग्राम में जितने वेरिएबल होते हैं उनको आप ग्लोबल स्कोप मान सकते हैं उनका। क्यों? देखिए अभी ए जो है, ए किस प्रोग्राम के अंदर लिखा गया है? इस फंक्शन के अंदर लिखा गया है। यदि अभी हम फंक्शन कॉल ही नहीं कर रहे हैं लेकिन हम प्रिंट करा लें ए को, ठीक है, कुछ नहीं करा है, सिर्फ हमने ए को प्रिंट करा रहे हैं और अपने प्रोग्राम को हम यहाँ पर अब रन करा रहे हैं। कोई नाम दे देते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए उसने एरर क्या दी। उसने दिया नेम ए इज नॉट डिफाइंड, जबकि ए तो यहाँ डिफाइंड है। अगर हम इसको यहां प्रिंट करा दें ए को, क्या तब भी ये एरर देगा? नहीं देगा। मतलब लेकिन अभी हम पहले ये लाइन यहां से हटा दें तब ये एरर नहीं देगा। तब तो ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है ए की। क्यों? क्योंकि ए वेरिएबल की पहचान किस जगह से शुरू हुई?
ये समझ लीजिए इसका लाइफ यहीं से शुरू हुई जहां से इसको डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर दिया गया। और जब आप इस सेक्शन से बाहर आ गए, मतलब इस कोड से बाहर आ गए, इस फंक्शन से बाहर आ गए, तो ए की लाइफ वहीं पर खत्म हो गई। इसीलिए ए को इसने नहीं पहचाना, मेन ने नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि ए इसके लिए कहीं एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। ए का एग्जिस्टेंस इतने कोड में था, वहां पर काम हो रहा था, लेकिन ए का एग्जिस्टेंस यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर कह देते हैं प्रिंट करो एक्स को, सॉरी एन को, और हम फिर से अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो देखिए एन की वैल्यू प्रिंट हो गई 50। जबकि देखा जाए तो इस प्रोग्राम में दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। ये हिस्सा फंक्शन की बॉडी है, ये हिस्सा हमारा मेन कोड है। मेन कोड में अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो देखा जाए तो ये अलग सेक्शन है, मगर फिर भी एन को यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मिल गई। एन की ये पावर है कि ये इसके अंदर भी यूज किया जा सकता है। इसको प्रिंट करा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेसिबल है। ये एन चाहे यहाँ लिखा होता, ये एन चाहे यहाँ लिखा होता, एक ही बात है। दोनों ही जगह पर लिखे होने पर ये क्या है, ये एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है। तो इसको तो देखिए परमिशन मिल गई, लेकिन ए को क्यों नहीं मिली? क्योंकि ए एक लोकल वेरिएबल होता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर एक्सेस होता है जिस सेक्शन में उसको बनाया गया। उसकी एक्सेसिबिलिटी, उसकी सारी पावर्स सिर्फ उतने हिस्से तक रहती हैं जितने हिस्से में उसको डिक्लेयर किया गया है। उसके बाहर आप ए को यूज नहीं कर सकते, और अगर आप यूज करते हैं तो आपको सामना करना पड़ता है किसका? एरर का। तो इसीलिए ए लोकल है। और आपका एक्स, अब बात करते हैं एक्स की, कि अगर हम x को प्रिंट कराएं तो क्या x किस तरीके का वेरिएबल है? अब यहाँ पर a को प्रिंट कराए थे, यहाँ x करा देते हैं, तो देखिए x को प्रिंट करने पर x के साथ भी सिमिलर एरर जनरेट हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई x भी तो इसी प्रोग्राम का हिस्सा है, इसी फंक्शन का हिस्सा है, तो ये बाहर कैसे मिल सकता है? ये बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको बोला है कि लोकल वेरिएबल्स में इस प्रोग्राम में अगर पूरा देखा जाए तो दो वेरिएबल हैं, एक है a और दूसरा है x। लेकिन ग्लोबल जो वेरिएबल है वो है n, वो भले ही यहाँ डिक्लेयर किया गया होता या यहाँ डिक्लेयर किया गया होता। मेन कोड में जो भी आप वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं वो सारे के सारे आपके ग्लोबल स्कोप के साथ आते हैं, और जो भी वेरिएबल्स आप फंक्शन की बॉडी में डिक्लेयर करते हैं, उन्हें यूज करते हैं, वो सारे के सारे आपके लोकल स्कोप के साथ आते हैं। तो ये सब चीजें देखिए हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं, बस समझना आप लोगों को है। और किसी भी प्रोग्राम में एक ही लोकल वेरिएबल होगा या एक ही ग्लोबल वेरिएबल होगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। एक से ज्यादा लोकल या ग्लोबल वेरिएबल्स हो सकते हैं, बस ध्यान आपको ये रखना है कि वो कहाँ पर डिक्लेयर्ड है। तो फंक्शन के अलावा जहां कहीं भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर हो, बट फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, चाहे एक फंक्शन हो चाहे 4 फंक्शन हो। फंक्शन के अलावा जितने भी वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए जाते हैं वो सारे के सारे आपके ग्लोबल स्कोप के साथ आए हुए वेरिएबल्स होते हैं, जबकि फंक्शन की बॉडी के अंदर जितने वेरिएबल्स आप यूज करते हो वो सारे के सारे आपके लोकल वेरिएबल्स होते हैं। ऑल्दो ये भी आपको अच्छे से पता है कि लोकल वेरिएबल्स को ग्लोबल बनाया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको एक ग्लोबल कीवर्ड मिलता है, और आप किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल बना सकते हैं। जैसे अगर हमने कहा हम इस ए को ग्लोबल बनाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते थे? हम कह सकते थे ग्लोबल ए। और अब अगर हम ए को प्रिंट कराते हैं, ए को हमने यहां भी प्रिंट करा लिया, ए को हमने यहां भी प्रिंट करा दिया, देखिए ए यहाँ प्रिंट हो रहा है, ग्लोबल है। अरे भाई क्या दिक्कत आ रही है इसमें?
क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हैं। और वो ग्लोबल कीवर्ड जो है आप यूज करते हैं जिससे कि आपका क्या होता है कि लोकल वेरिएबल जो है ग्लोबल की तरह ट्रीट होता है। जैसे देखिए ये था यहाँ पर, है ना, तो ये यही फंक्शन हम कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये है, ए है, यहाँ पर ए की वैल्यू 10 कर दी है, ए को प्रिंट करा रहे हैं, फिर ए में अपडेट कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, फिर ए की वैल्यू को रिटर्न करा रहे हैं। इसके बाद यहाँ हमने मेन में फंक्शन की कॉल भी की और ए को हम प्रिंट भी करा रहे हैं। देखा जाए तो ये ए जो है ये हिस्सा ही नहीं है इस मेन कोड का, मेन में तो ये कहीं डिक्लेयर्ड ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसे यूज करें तो देखिए ए जो है आपका उतना ही स्मूथली यूज हो रहा है, उसी तरीके से यूज हो रहा है जैसे कि वो उसी प्रोग्राम का, मेन प्रोग्राम का ही हिस्सा हो। तो इस तरीके से ए किसी भी वेरिएबल को आप ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल कीवर्ड के साथ यूज कर सकते हैं। पर ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब किसी लोकल को आपको ग्लोबल स्कोप देना होता है। बाकी आप लोकल वेरिएबल डिक्लेयर इसीलिए करते हैं क्योंकि आप उनको रखना ही उतने सेक्शन तक सीमित चाहते हैं, आप उनकी सीमा बढ़ाना ही नहीं चाहते। पर फिर भी अगर आपसे कह ही दिया जाए कि नहीं इसको ऐसे बनाइए कि अगर हम बाहर यूज करना चाहें तो बाहर भी यूज कर सकें, तब आप उस वेरिएबल को ग्लोबल कीवर्ड की मदद से ग्लोबल बना सकते हैं जो कि एक लोकल वेरिएबल की तरह आपके प्रोग्राम में आया था। तो ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का बहुत अच्छे से मतलब आप लोग समझ चुके हैं। ज्यादा है जिन लोगों ने पिछली कोई क्लास नहीं अटेंड करी, एक प्रोग्राम से हम उनको वो चीज समझा देते हैं। ऐसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन बना लिया हमने, यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट्स ले ली ए और बी, और अब हम यहाँ पर कुछ नहीं, इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो c इज इक्वल टू ए इंटू बी कर दिया। अब c जो है ये हमारा यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल है और अब हम यहाँ पर c की वैल्यू को रिटर्न करा रहे हैं, रिटर्न c। और यहाँ पर हम 2 वैल्यू ले रहे हैं, x इज इक्वल टू 10 ले लिया सपोज, y इक्वल्स टू 20 ले लिया। और अब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन का नाम है फन, और यहाँ पर हम दे दे रहे हैं x, y, और इस आउटपुट को हम z में स्टोर कर ले रहे हैं। जब फंक्शन कॉल होगी तो c के थ्रू वैल्यू रिटर्न होगी और वो वैल्यू रिटर्न होके किस में आके स्टोर हो जाएगी, z में स्टोर हो जाएगी। अब अगर हम प्रिंट कराते हैं प्रोडक्ट रिटर्न बाय फंक्शन z में फंक्शन का आउटपुट आया है। यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं x की वैल्यू, हम प्रिंट करा रहे हैं y की वैल्यू, यहाँ हम प्रिंट करा रहे हैं a की वैल्यू, हम प्रिंट करा रहे हैं b की वैल्यू। लिख भी देते हैं a इज इक्वल टू b इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू। तो देखिए x, y, a, b अपनी अपनी जगह पर पूरी तरह से प्रिंट भी हो रहे हैं और आपका काम भी हो रहा है। लेकिन अगर यही चीज यहाँ प्रिंट कराएं और साथ ही साथ प्रिंट करा लें c इक्वल्स टू, तो देखिए आपको पहली ही लाइन पर a पर ही एरर मिल जाएगी x y के बाद। क्यों? x y तो प्रिंट हो गए 10 और 20, इसी लाइन पर आपको सबसे पहले एरर मिल गई क्योंकि a आपका एक लोकल वेरिएबल था। आप अगर इसे बंद भी कर देते हैं सपोज इस लाइन को, तो यही नेक्स्ट लाइन पर यही एरर मिलती b के लिए
क्योंकि बी भी एक लोकल वेरिएबल की तरह से डिफाइन हुआ है। यही चीज अगर आप सी के लिए करते हैं तो सी के लिए भी सेम प्रॉब्लम आती है, क्योंकि तीनों जो है आपके क्या है, तीनों लोकल वेरिएबल्स हैं। तो ये आपको पहचानना होगा, समझना होगा। एग्जाम में हो सकता है कि आउटपुट का क्वेश्चन आ जाए कि इसका आउटपुट क्या होगा, या इसका कोड रन होगा तो क्या मतलब रन होगा या नहीं होगा, या कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। और अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि स्कोप से आप क्या समझते हैं, कितनी तरह के स्कोप होते हैं और एक प्रोग्राम से समझाइए, तो ऐसे ही कोई प्रोग्राम बना करके आगे आप दूसरा, जैसे आपने ब्लू पेन से पूरा प्रोग्राम लिख दिया, ब्लैक पेन से लिख दीजिए कि भाई ये लोकल वेरिएबल है, या नीचे लिख दीजिए कि इसमें लोकल वेरिएबल कौन से हैं और ग्लोबल वेरिएबल कौन से हैं। तो स्कोप के बारे में अब आई थिंक आई हैव मेड इट क्लियर। साथ ही साथ इसमें एक नॉन लोकल स्कोप भी होता है, ग्लोबल की तरह नॉन लोकल स्कोप भी होता है। जैसे आप लोकल तो डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, लोकल लिखना नहीं पड़ता, जो भी वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं वो अगर किसी फंक्शन में है तो बाय डिफॉल्ट उनका स्कोप लोकल ही है, आपको लिखना नहीं होगा। जो भी वेरिएबल्स आप फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं उनका डिफॉल्ट जो स्कोप होता है वो ग्लोबल ही होता है, आपको उन्हें कभी बताना नहीं पड़ता कि ये ग्लोबल है, वो अंडरस्टूड है। लेकिन जब आप किसी फंक्शन के अंदर किसी लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बनाते हैं तब आपको ग्लोबल कीवर्ड देना पड़ता है। ऐसे ही अगर आपने मान लीजिए नेस्टिंग की हुई है, मतलब फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन सपोज आप यूज कर रहे हैं, नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस यूज कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि हायरार्की मिसमैच हो जाती है, फंक्शंस का एक्सेसिंग ठीक ढंग से नहीं होता है। तो उस टाइम पर आप चाहें तो किसी वेरिएबल को अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं कि भाई वो बाहर भी एक्सेस हो जाए, या आप चाहते हैं कि मतलब उसको एक नॉन लोकल वेरिएबल देना है, तो उस समय पर हम उसे एक नॉन लोकल वेरिएबल बना सकते हैं। और नॉन लोकल वेरिएबल बनाने के लिए आपको नॉन लोकल कीवर्ड ही यूज करना होता है। इसका स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए प्लीज। फिर हम आपको नॉन लोकल का एक एग्जांपल दे देते हैं। नॉन लोकल जो होता है खास तौर से फंक्शंस की नेस्टिंग में यूज होता है, नॉर्मल तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मल में तो आप लोकल ग्लोबल से ही काम कर लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा कीवर्ड है दैट इज नॉन लोकल, एक साथ ऐसे लिखा जाता है। इसके लिए मान लीजिए हम कोई वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे सपोज हमने एक स्ट्रिंग ले लिया और उसमें हमने डाल दिया नाइटेड। अब हमने एक फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर किया, डेफ, फंक्शन का नाम मान लीजिए हमने ले लिया फंक्शन fun1, और यहाँ पर हमने क्या किया कि अब हम यहाँ पर एक और अपना वेरिएबल ले रहे हैं, स्ट्रिंग ही ले रहे हैं, st ही ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने डाल दिया कंप्यूटर। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ भी स्ट्रिंग का नाम यही है और यहाँ पर भी वेरिएबल का नाम यही है। ठीक है, ये st लिया, इसके अंदर एक फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन कर दिया, यानी fun1 के अंदर एक और फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम ही हमने रख दिया fun2। और अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल st ले रहे हैं जिसको हम क्या बना दे रहे हैं, इसको हम नॉन लोकल वेरिएबल बना रहे हैं। और अब हम इसके अंदर एक और अपना स्ट्रिंग डाल दे रहे हैं, एजुकेशन। सब जगह पर st ही यूज हो रहा है। ठीक है, st में पहले हमने नाइटेड डाला था, फिर कंप्यूटर डाला था, फिर एजुकेशन डाला था। अब हम सबसे इनर मोस्ट हमारा जो फंक्शन है fun2, उसके अंदर हम प्रिंट करा ले रहे हैं अपने स्ट्रिंग की वैल्यू, बल्कि हम लिख देते हैं इन फंक्शन fun2 सॉरी। ठीक है, fun2 नाम के फंक्शन में st की क्या वैल्यू है वही हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। इसके बाद में हमने क्या किया, इसके बाद में हमने अब यहाँ पर इससे बाहर निकलेंगे और इससे बाहर निकल करके अब हम अपने जो अंदर वाला फंक्शन है इसे कॉल कर रहे हैं। fun1 के अंदर fun2 को डिक्लेयर भी किया, और डिक्लेयर करने के बाद, डिफाइन करने के बाद fun2 को हम कॉल कर ले रहे हैं, और फिर हम इसके बाद प्रिंट करा रहे हैं out of the function fun2, या लिख दीजिए इन द फंक्शन fun1, एक ही बात है, st। ये एक्सटर्नल फंक्शन में काम कर लिया, एक्सटर्नल फंक्शन से भी बाहर निकल गए, अब सभी फंक्शन से हम बाहर आ चुके हैं। अब हमने अपना fun1 कॉल किया और
अब हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग st। अब देखा जाए तो देखिए यहाँ पर st नाम का वेरिएबल ही हर जगह पर यूज हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है देखा जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि एक प्रोग्राम में एक ही वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं, एक वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज नहीं डाली जा सकती। अगर बहुत सारी वैल्यू डालनी है तो उन्हें स्ट्रिंग की तरह, लिस्ट की तरह, टपल की तरह या डिक्शनरी की तरह डिक्लेयर करना पड़ता है, सेट की तरह डिक्लेयर करना पड़ता है, पर वो भी मल्टीपल वैल्यूज होती हैं और मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस करने का तरीका भी अलग अलग है। लगभग सब में हम काम सीख ही चुके हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करना, उसमें वैल्यू डाल दे रहे हैं एक, और अगली बार वही वेरिएबल का नाम ले रहे हैं और उसमें वैल्यू डाल रहे हैं दूसरी। तो ये तो हम पहले से शुरू से पढ़ते आए हैं प्रोग्रामिंग में कि एक वेरिएबल एक से ज्यादा वैल्यू एक समय पर नहीं होल्ड करता है, और यदि आप एक वेरिएबल में एक वैल्यू डालने के बाद कोई दूसरी वैल्यू डालते हैं तो नई वैल्यू पुरानी वैल्यू को रिप्लेस कर देती है। तो उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो लग रहा है कि पहले जो नाइटेक था वो कंप्यूटर हो चुका है और उसके बाद में उसे एजुकेशन किया जा चुका है। तो इसके हिसाब से तो ये काम जो है आपका इस तरह से होगा। लेकिन जो लोकल कीवर्ड हम यहाँ पर यूज करते हैं, ये थोड़ा सा हमारा कंफ्यूजन पहली बात तो खत्म करता है। क्या करता है, देखिए जो इंटरप्रेटर है उसके लिए भी थोड़ा सा एक ट्रिकी हो गया कि किस एसटी का कहाँ पर यूज करना है, या ये एसटी है। अब अगर ये एसटी देखा जाए तो इस फंक्शन में तो इस एसटी की एक्सेसिबिलिटी है, ये एसटी इस फंक्शन के अंदर तो यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एसटी इस पूरे के पूरे हिस्से में एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला एसटी पूरे जगह पर होगा। तो यहाँ पर आखिरकार अगर एसटी को हम यूज करें तो ये एसटी अपनी यूनिकनेस कैसे मेंटेन रखे, ये एसटी इंडिविजुअल कैसे रहे, सबसे डिफरेंट कैसे रहे, उसी के लिए उसको नॉन लोकल किया है। और पहले अब हम इसका आउटपुट अपना रन करा के देखेंगे। सॉरी, तो देखिए आपको यहाँ पर एक बार आया एजुकेशन, फंक्शन 2 में एजुकेशन, फंक्शन 1 में भी एजुकेशन, और बाहर जो प्रिंट कराया वो आया नाइटेक। सबसे पहले प्रिंटिंग कैसे हुई, पहले तो ये चीज आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ। अगर आप अपने मेन कोड को ध्यान दें तो इंटरप्रेटर ऐसे पढ़ता चलाया, उसे पहले एक लाइन मिली एसटी नाम की वेरिएबल की जिसमें लिखा था नाइटेक, तो उसने पढ़ा और समझ गया कि एसटी में नाइटेक स्टोर्ड हुआ है। फिर उसने फंक्शन पढ़ा, पहला फंक्शन पढ़ा जिसमें एसटी में कंप्यूटर मिला, फिर उसने दूसरा फंक्शन पढ़ा जिसमें एसटी में उसे एजुकेशन मिला, और ये एसटी एक नॉन लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया। फिर इसी फंक्शन के अंदर ये वैल्यू प्रिंट हुई fun2 में जो वैल्यू आई है आपकी। उसके बाद में फंक्शन 2 को के बाहर आपने फंक्शन 2 को कॉल किया तो ये वैल्यू प्रिंट हुई, और फिर फंक्शन 2 के बाहर फंक्शन 1 की वैल्यू प्रिंट हुई। तो यहाँ पर जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ सबसे पहले पहुंचा यहाँ, और एसटी को वैल्यू क्या मिल गई, कंप्यूटर मिल गई। लेकिन जब इसके अंदर पहुंचे तो एसटी की वैल्यू हो चुकी है एजुकेशन, और एजुकेशन होने के बाद यहाँ पर इसे प्रिंट कराया गया एसटी को। लेकिन अभी ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, फंक्शन कब कॉल हुआ, जब हम यहाँ पहुंचे इस लाइन पर। इस लाइन पर पहुंचने पर फंक्शन ये वाला पहले कॉल हो गया, कॉल तो यही हुआ लेकिन एग्जीक्यूट ये पहले हुआ। इसमें fun1 में अभी तक प्रिंटिंग तो कुछ करा नहीं रहे थे, सिर्फ एसटी को वैल्यू मिल गई थी कंप्यूटर पर। जैसे ही हम यहाँ पहुंचे तो fun2 दोबारा मतलब फिर से कॉल हुआ, अंदर वाला फंक्शन कॉल हुआ और एसटी को वैल्यू मिली एजुकेशन, जिसकी वजह से पहले ये लाइन प्रिंट होगी इन फंक्शन fun2। सेकेंड फंक्शन आपका जो अंदर वाला फंक्शन था वो प्रिंट हुआ। उसके बाद फिर फंक्शन 1 के अंदर भी बाहर वैल्यू आई, क्योंकि ये एसटी अब एजुकेशन हो चुका है तो ये यहाँ पर भी एसटी की वैल्यू अपडेट नहीं होगी और वो एजुकेशन ही प्रिंट करेगा। लेकिन बाहर आके जब आप प्रिंट करा रहे हैं, फंक्शन के कॉल के बाद बाहर आए और आपने कहा वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग एसटी, तो ये एसटी कौन सी वैल्यू लेगा, ये इन दोनों की वैल्यू कभी भी नहीं ले सकता, ना इसकी लेगा ना इसकी। क्यों? क्योंकि ये तो लोकल है। ये किसकी वैल्यू ले रहा है, उस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू ले रहा है जो आप सबसे पहले डिक्लेयर कराएं। तो नॉन लोकल वेरिएबल जो होता है वो यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए होता है, और अगर पहले से कोई वेरिएबल उसी नाम का डिक्लेयर किया गया और उसमें कोई भी वैल्यू डाल दी गई है तो भी ये उस वैल्यू को ओवरलैप नहीं होने देता है अपने ऊपर, ये इसकी यूनिकनेस को मेंटेन रखता है।
तो ये नॉन लोकल वेरिएबल है। देखिए एग्जाम में हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो आप इसे एरर ना माने या ये ना माने, आप ये मान के चले कि ये नॉन लोकल वेरिएबल है। तो और ये भी देख के देखिए, आपको हर बार ये देखना है कि फंक्शन पहले कौन सा कॉल हो रहा है, काम क्या हो रहा है, उसके हिसाब से चलना है। प्रोग्राम देख करने के बाद जैसे ही आप मेन में आए, ये फंक्शन कॉल हुआ, कहाँ पहुंचा कंट्रोल, यहाँ पहुंचा, इसके बाद क्या हुआ, ये हुआ, फिर इसके अंदर ही फंक्शन बनाए, फिर इससे बाहर निकले तो फंक्शन यही कॉल हो गया, यानी सीधे कंट्रोल फिर यहीं से यहाँ वापस पहुंच गया, यहाँ से यहाँ आए नहीं, यहाँ से सीधे फिर यहाँ आ गए, और यहाँ आने पे पहले ये काम हुआ, इसके बाद ये काम हुआ। तो ये सीक्वेंस आपको जरूर ध्यान रखना होगा। अगर ये सीक्वेंस आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको आउटपुट निकालने में गलती हो सकती है। जब भी आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उनके सारे स्कोप्स हैं और उनके स्कोप के साथ ही उनकी एक्सेसिबिलिटी होती है, और उन वेरिएबल्स को आप अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, और आप ही ये खुद डिसाइड करते हैं कि वेरिएबल को किस स्कोप के साथ में डिफाइन किया जाएगा, उसका किस तरीके से जो उसका मतलब प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगा, तो किस तरीके से वो एग्जीक्यूट होगा। ये सारी चीजें यूजर को पहले से, मतलब प्रोग्रामर को ही डिसाइड करना होता है, ये कोई और नहीं डिसाइड करता उसके लिए, ठीक है। तो ये चीजें जो है यूजर को पता होनी चाहिए। अब किस ऑर्डर में वो इवेलुएट करता है वेरिएबल्स को, इसके लिए उसका अपना एक रूल है। इंटरप्रेटर अपना एक नियम मान के चलता है कि हम इसी ऑर्डर में इवेलुएट करेंगे, और उस रूल का नाम है LEGB रूल। LEGB रूल का मतलब, इसमें LEGB जो है वो आपका एक इसकी फुल फॉर्म है, जिसमें L होता है लोकल के लिए, E होता है एनक्लोज्ड के लिए, G होता है ग्लोबल के लिए, ठीक है, और B होता है आपका इसलिए बिल्ट इन के लिए, बिल्ट इन के लिए। लोकल, एनक्लोज्ड, ग्लोबल, बिल्ट इन, मतलब यहाँ पर किस डायरेक्शन में, किस हायरार्की में वेरिएबल्स को एक्सेसिबिलिटी मिलती है, ये हम यहाँ पर ये रूल डिफाइन करता है। ठीक है, म्यूट कर लिया। ठीक है, तो ये रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। हालांकि अभी आप तो इतना ज्यादा काम कर नहीं रहे, मगर फिर भी क्योंकि ये टर्म आपको पता होना चाहिए कि LEGB मान लीजिए, हो सकता है फुल फॉर्म ही पूछ ली जाए, तो लोकल, एनक्लोज्ड, ग्लोबल एक और बिल्ट इन, ये चारों जो होते हैं इसके हिसाब से ही आपके वेरिएबल्स जो हैं एग्जीक्यूट होते हैं और इसी ऑर्डर में काम करते हैं। इसमें लोकल आपका लोकल स्कोप है, एनक्लोज्ड एक ऐसा स्कोप है जिसे किसी फंक्शन के अंदर यूज किया जा सकता है। एनक्लोज्ड का मतलब ये है कि किसी फंक्शन के अंदर यूज होने वाला, इसके लिए हम कोई कीवर्ड नहीं यूज करते हैं। एनक्लोज्ड एक तरीके से, मतलब जब नेस्टिंग यूज हो रही है, तो जैसे यहाँ पर ST है, तो ये ST वाला वेरिएबल जो नेस्टेड फंक्शन के अंदर था, ये मेन फंक्शन था, ये नेस्टेड फंक्शन था, इस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल यूज किया गया ये आपका एनक्लोज्ड वेरिएबल कहलाता है। ये एनक्लोज्ड था जिसको कि फंक्शन की नेस्टिंग में यूज करते हैं, और ST क्यों एनक्लोज्ड है, इसलिए भी एनक्लोज्ड है, अंदर तो यूज हो रहा है इनर फंक्शन में, इसलिए तो है ही, साथ ही साथ इसलिए भी है क्योंकि इसी नाम का वेरिएबल इसके पहले इसके आउटर फंक्शन में भी डिक्लेयर किया जा चुका है। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम एनक्लोज्ड वेरिएबल मानते हैं। तो एनक्लोज्ड वेरिएबल का जो स्कोप है वो आपका होता है, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बिल्कुल लोकल वेरिएबल की तरह ही होती है, यानी जिस फंक्शन की बॉडी में उसे यूज किया गया बस उतने में ही, जहां डिक्लेयर किया वहां से लेके वो फंक्शन जब तक चल रहा है तब तक ही ये भी रहेगा, नहीं तो इसकी लाइफ जो है वहीं पर एंड कर जाएगी। ग्लोबल का आप सबको पता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, मेन के अंदर जहां भी लिखे गए हो, चाहे सबसे पहले लिखे गए हो या वो आपके बाद में लिखे गए हो, मतलब मेन के अंदर लिखे हो या पूरे प्रोग्राम से पहले लिख दिए गए हो, वो सारे आपके ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। और बिल्ट इन एक ऐसा स्पेशल नाम दिया जाता है पाइथन के वेरिएबल्स को, जिसमें आप उन फंक्शंस या उन वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं जो पहले से ही आपके बना दिए जाते हैं। यानी आप प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही, किसी काम से पहले, सबसे पहले जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर देते हैं और उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं, उन वेरिएबल्स को आप
बिल्ट इन स्कोप के साथ मानते हैं। जैसे इस प्रोग्राम में यदि हम एक लाइन और बढ़ा दें, हम अभी इसी में आपको समझा देंगे, यही कॉपी कर लेते हैं हम। यहां पर ये है हमारा ये। तो देखिए ए जो है ये कैसा वेरिएबल है, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। ये अंदर वाला जो st है ये कैसा है, ये है आपका एनक्लोज्ड। बाहर वाला जो st है ये कैसा है, ये है लोकल। और सबसे पहले जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करके आए थे, भले ही हम उसे ग्लोबल स्कोप मानते हैं, उसका स्कोप ग्लोबल है, लेकिन उसे बोलते क्या है, उसे बोलते हैं बिल्ट इन वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल्स जो प्रोग्राम में सबसे पहले बना दिए जाते हैं, उनको इनिशियलाइज कर दिया जाता है और फिर उन्हें कहीं भी आप यूज करिए, कुछ भी आप उनकी लेंथ, जैसा ये स्ट्रिंग है तो लेंथ प्रिंट करा सकते हैं, कुछ भी करने तो प्रोसेस कर सकते हैं कैसे भी। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम बिल्ट इन वेरिएबल्स का नाम देते हैं। ये बिल्ट इन के स्कोप के साथ आते हैं और ये भी ग्लोबल स्कोप होता है इनका भी। लोकल और एनक्लोज्ड वेरिएबल्स का स्कोप लोकल होता है, ग्लोबल और बिल्ट इन वेरिएबल्स का स्कोप ग्लोबल होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके अलावा इसमें मॉड्यूल फाइल्स होती हैं। जैसे मॉड्यूल फाइल, आप सबको पता है कि मॉड्यूल फाइल है क्या, एक तरह की ऐसी फाइल होती है जिसमें पहले से ही बहुत सारे फंक्शंस पड़े हैं और हर फंक्शन का अपना कोड पड़ा हुआ है। ये मॉड्यूल फाइल आपने बनाई नहीं है, आपको बनी बनाई मिलती है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जिस मेथड को आप यूज करने जा रहे हैं उस मेथड को किस मॉड्यूल से लाया जाना है। तो पहले वो मॉड्यूल आप इंपोर्ट कराते हैं और फिर उसका मेथड यूज करते हैं। मॉड्यूल को लिखते समय सबसे पहले आपको इंपोर्ट कीवर्ड यूज करना होता है। फिर जो भी मॉड्यूल आप यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैथ है तो मैथ ले लेंगे, है ना, डेट है तो डेट ले लेंगे, डेट टाइम है तो डेट टाइम ले लेंगे। तो ये ऐसे आप यूज करते हैं। इसके अलावा फिर इसमें करते क्या है कि जैसे अगर आपको इसकी अब कोई भी वैल्यू यूज करनी है तो आप इस मॉड्यूल के साथ में उसे यूज कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये हटा देती हूँ अभी। कोई नई चीज नहीं है, देखिए काफी लगभग सब चीजें हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। तो हमने कहा अगर प्रिंट मैथ डॉट पाई, तो देखिए ये आपको पाई की वैल्यू ये आपको रिटर्न कर देगा कोई भी फंक्शन। तो SQRT क्या है, SQRT एक मॉड्यूल, एक मेथड है जो किस मॉड्यूल का पार्ट है, मैथ मॉड्यूल का पार्ट है। तो स्क्वायर रूट निकालने का पूरा कोड जो बना गया होगा, जो लॉजिक अप्लाई किया गया होगा, वो SQRT नाम के मेथड में अप्लाई किया गया होगा। इसका पूरा कोड मैथ मॉड्यूल में लिखा गया होगा, बनाया गया होगा और सेव कर दिया गया। तो ये ऐसे मॉड्यूल होते हैं एक तरीके से। तो ये आप, ये तरीका होता है कि आप मॉड्यूल्स ऐसे लिख लेते हैं। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, तरीका होता है मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का, जिसमें आप लिखते हैं मॉड्यूल का नाम और उसके बाद में आप डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं और फिर आप एक एक्सटेंशन देते हैं, ओ सॉरी, एक साथ अगर आपको यूज करना है तो आप सेपरेटर देते हैं। तो यहाँ पर आपने एक ही समय पर दो मॉड्यूल्स को एक साथ इंपोर्ट करा लिया, OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल को, सिस यानी सिस्टम मॉड्यूल को। आपको जाहिर सी बात है ये पता होना चाहिए कि OS मॉड्यूल में कौन से मेथड्स हैं और सिस मॉड्यूल में कौन से मेथड्स पड़े हुए हैं। जो भी मेथड्स पड़े हैं वो आप यूज करेंगे। तो इसके लिए ही आपने मॉड्यूल्स को एक साथ एक्सेप्ट कर लिया। तो इंपोर्टिंग अलग अलग भी कर सकते हैं, इंपोर्ट OS, इंपोर्ट सिस भी लिख सकते थे और कॉमा सेपरेटर देकर के भी आपने एक साथ दोनों मॉड्यूल्स को ले लिया। फिर कई बार ऐसा होता है कि हम एक और तरीके से मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कराते हैं, उसमें हम एक और नया कीवर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है फ्रॉम। सबसे पहले हम लिखते ही फ्रॉम है, ये भी एक कीवर्ड है। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट उसका नाम, मेथड का नाम SQRT। एक ये भी तरीके से हम इंपोर्ट कराते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन मैथ मॉड्यूल की सभी चीजों को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम SQRT मेथड को ही इंपोर्ट कर रहे हैं।
अगर आपने ये लाइन लिखी है अपने प्रोग्राम में कहीं, तो सिर्फ आप उसका SQRT मेथड एग्जीक्यूट करा सकते हैं, बाकी मेथड्स आप एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, क्योंकि ऐसे लिखने से इस मॉड्यूल के केवल इस मेथड की एक्सेसिबिलिटी की परमिशन आपको मिलती है। एक ये तरीका होता है। उसके अलावा और क्या आप लिख सकते हैं, फिर जैसे आप खुद यूज करेंगे, आप जैसे मान लीजिए अभी हमने लिखा था import OS as OP, मान लीजिए, तो OP हमारा क्या बन गया, ये OP जो है इसको हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पर OP जो बना है ये ऑब्जेक्ट बना है। किसका ऑब्जेक्ट बना, OS मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट बना। और अब जब भी हम OS मॉड्यूल का कोई भी मेथड यूज करेंगे, तो अब आपको OS का यूज नहीं करना है, बल्कि आप किसको यूज करेंगे, आप OP को यूज करेंगे। जैसे अभी तक मॉड्यूल इंपोर्ट कराने के बाद उसके मेथड को यूज करने के लिए आपको मॉड्यूल का नाम और मेथड का नाम लेना होता है, बीच में आप डॉट लगाते हो। ऐसे अगर आप यूज करते हैं तो इसके बाद में आपको क्या कहना है, OP डॉट जो भी है आपका फंक्शन, जैसे रीनेम है तो रीनेम, जो कुछ भी आप इसके अंदर लिखोगे अपना ये। तो यहाँ पर जब आप अपना कोई मॉड्यूल इंपोर्ट कराते हैं और उसके बाद में एज कीवर्ड का यूज करके कोई वेरिएबल नेम लिखते हैं, तो वो वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट की तरह बनता है, और ये ऑब्जेक्ट इस मॉड्यूल की कनेक्टिविटी इस मेथड के साथ जनरेट कर देता है। तब आपको मॉड्यूल का नाम नहीं लिखना पड़ता, आप वेरिएबल आप उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे import numpy as NP या कुछ भी जो भी लिखना है, तो यहाँ numpy है मॉड्यूल और NP है आपका ऑब्जेक्ट, और जब भी आप numpy के कोई फंक्शन यूज करेंगे तो आप उसको यूज करेंगे NP के साथ में। तो इस तरीके से ये मॉड्यूल इंपोर्ट जो होते हैं स्टेटमेंट इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। फिर और क्या आपका, अगर हाँ आप चाहें तो इंपोर्ट को एक और तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, और इसके आगे आप लगा दीजिए स्टार। जब आपने लिखा था फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT, तो मैथ मॉड्यूल का केवल SQRT मेथड इंपोर्ट हुआ था, लेकिन अगर आप लिखते हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, तो स्टार का मतलब ये ऑल, जितने भी मेथड्स हैं सब आप इंपोर्ट कराइए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप लिखते हैं इंपोर्ट मैथ, एक ही चीज है। मैथ इंपोर्ट करने पर भी आपको सारे के सारे मेथड्स मिल जाते हैं, और फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार लिखने का मतलब भी ये है कि जिस मॉड्यूल के साथ में आप स्टार्ट सिंबल लगा रहे हैं उस मेथड के सारे उस मॉड्यूल के सारे मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। तो ये स्टार जो होता है इसलिए यूज करते हैं, बाकी आपको यूज करना नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ numpy पे काम करना, आगे कुछ और करना नहीं है। बाकी मॉड्यूल सर्च पाथ होता है। देखिए जब भी हम मॉड्यूल पाइथन में कोई भी इंपोर्ट करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई वो मॉड्यूल जो है किस जगह पर है। तो हालांकि इसको देखने के लिए आपको पाइथन पाथ एक ऐसा वेरिएबल मिलता है, एनवायरनमेंट वेरिएबल मिलता है, जो आपको ये बताता है कि पाइथन मतलब किस मॉड्यूल से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो किस पाथ से वो फेच हो रहा है। तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पर डायरेक्टरीज वगैरह की कमांड पता होनी चाहिए कि डायरेक्टरी कैसे देखी जाती हैं और किस जगह पर कौन से फाइल्स हैं। आप अगर जानते हैं उनको, तब तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, पर उसका अपना एक सर्च पाथ होता है। अगर आप कोई मॉड्यूल इंपोर्ट कराने की कमांड देते भी हैं, तो इंटरप्रेटर जब उस मॉड्यूल को फेच करके ला रहा होता है, तो पहले उसके एड्रेस पे जाता है और पूरा एक सर्च पाथ फॉलो करता है, तब जाकर के उसकी फाइल को जो है इंपोर्ट कराता है उस मॉड्यूल को, और सर्च पाथ को हमेशा मेंटेन करके रखता है। तभी मॉड्यूल के कोई मेथड को यूज करने पर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप मॉड्यूल का नाम सही लिखते हैं लेकिन मेथड का नाम गलत लिखते हैं, तो क्योंकि सर्च पाथ फॉलो हो रहा है, इसलिए वो उस सर्च पाथ के थ्रू जाता है और ढूंढता है कि इस नाम का मेथड कहाँ पर है, और तब उसको एग्जीक्यूट कराता है। अगर स्पेलिंग आपने गलती दे दी, मॉड्यूल का नाम सही लिखा लेकिन मेथड का नाम भी गलत लिखा, तो क्योंकि पाथ में वो उसे मिलेंगे ही नहीं, वो एक्सेसिबिलिटी ही नहीं होगी अब, तो इसीलिए उसको जो है वहां पर वो एरर जनरेट करके दिखा देता है। तो पाइथन पाथ के थ्रू ये एक मतलब उसका सर्च वो होता है पाथ, जिससे कि एक तरीके का एनवायरनमेंट वेरिएबल हम मान सकते हैं उसको, जो आपको मॉड्यूल को इंपोर्ट करने पर यूज करना होता है, तब जब आप सर्च पाथ या डायरेक्टरीज में काम कर रहे होते हैं। इनफैक्ट
बहुत ज्यादा मतलब आपको इसके लिए एक कहना चाहिए कि एक्सक्लूसिव लेवल की आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे और पूरी चीजें आपकी डाटा स्टोर में हो रही होंगी तब जाके। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि जब आप पाइथन के प्रोग्राम को बंद कर रहे होते हैं, खत्म कर रहे होते हैं, तो वैसे तो आपका जो मेमोरी में जो चीजें पाइथन ने लाई होती हैं वो सारी चीजें आपने जितने इंपोर्ट किए होते हैं अपने मॉड्यूल्स या जो कुछ भी आपने जो जो बिल्ट इन चीजें ली होती हैं तो वो आपकी मेमोरी से वैनिश हो जाती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई पाइथन का प्रोग्राम हमने बनाया और किसी भी दूसरे एडिटर की मदद से हम चाहते हैं कि कोई पाइथन का इंटरप्रेटर भी हमें ना छोड़ना पड़े, पाइथन के इंटरप्रेटर से ही हम काम करें, लेकिन हम किसी दूसरे टेक्स्ट एडिटर में जाकर के उन मॉड्यूल्स को यूज करना चाहते हैं या हम उन्हें रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए मॉड्यूल्स को रीलोड करने की भी कमांड होती है। पर ये सब आपको करना नहीं है, ये सब सिर्फ वर्ड्स हैं जो आपको बेसिकली बता दिया है। मेन इस चैप्टर में आपका लोकल, ग्लोबल, नॉन लोकल और यही सब चीजें थी, तो इनको हमने आपको बता दिया है। ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। इसका वीडियो आप चाहे तो एक बार देख लीजिएगा। बेसिक यही है कि प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है प्रोग्राम दे दिया जाए तो पूछा जाए कि बताइए इसमें से वेरिएबल्स कौन से किस स्कोप के साथ आए हैं या आउटपुट क्या होगा ये बताइए, या शॉर्ट नोट में आ सकता है कि लोकल और ग्लोबल स्कोप से आपका क्या मतलब है, उन्हें एक्सप्लेन कीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू। एलिजिबल रूल क्या होता है या हायरार्की में सबसे पहले कौन सा आता है या इसकी फुल फॉर्म बताइए, इस तरीके की चीजें आ सकती हैं। तो खैर ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। कल आपकी पहले मॉड्यूल 4 की क्लास स्टार्ट होगी, मॉड्यूल 4 से हम शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। मैम स्क्रीन ऊपर कर दीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले अच्छा लो। हाँ ले लीजिए, हम शुरू से कर रहे हैं, ले लीजिएगा। हो जाए तो बता दीजिएगा। यस मैम, मैम हो गया, आगे बढ़े। हो गया। हो गया मैम। ठीक है सिद्धार्थ, इतना लेट क्यों आए थे? मैम उठे देर में थे। चलिए ठीक है फिर इतना ही रखते हैं। टेक केयर एवरीवन। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके ओके।